जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज हम एडिटोरिया का एनसीईआरटी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज जो वीडियो चल रहा था, सेट 8 कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। तो आज एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स से 80 प्रश्न है और करेंट अफेयर से 20 प्रश्न है। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इस समय भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर 4% से अधिक रही थी। इस समय प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर 2% थी। कौन सा कथन सत्य है वे हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है उसका आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, लेखक और पुस्तक का नाम, और कूट के माध्यम से सत्य कथन इसका चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, रमेश चंद्र दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वेडेन पावेल, द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी। इन उद्योगों में शामिल थे। कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में किन किन उद्योगों की स्थापना हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। सीमेंट उद्योग, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, चीनी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है, कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरा सबसे पहले वर्ष 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किया गया था। जनांकीय संक्रमण के द्वितीय सोपान के दौरान यह पाया गया है कि उस दौरान कुल मिलाकर साक्षरता दर 20% से अधिक थी। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की व्यावसायिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है वे हमें बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था जिसमें 80 से 85% जनसंख्या लगी थी। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी 3 जो है सुमेलित हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मांग एवं पूर्ति का बाजार की शक्तियों पर निर्भर होना। समाजवादी अर्थव्यवस्था, वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर। मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी एवं समाजवादी गुणों का समावेश। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकता के अनुसार होता है। इस व्यवस्था में वही वस्तुएं उत्पादित की जाती है जिनसे देश के घरेलू या विदेशी बाजारों से लाभ प्राप्त किया जा सके। और तीसरा है, इस अर्थव्यवस्था में यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती हो तो उत्पादन की अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होता है। सही कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2। समाजवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे सत्य कथन को चुनना है। तो सत्य कथन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4।
इस अर्थव्यवस्था में समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण बाजार की शक्तियों पर निर्भर रहता है, ये नहीं होगा। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का स्थान होता है, ये भी नहीं होगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है, और पहला ये। मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस अर्थव्यवस्था में केवल सरकार उत्पादन एवं वितरण को नियंत्रित करती है। इस अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है जिसका अच्छा उत्पादन हो सकता है। तीसरा है, इस अर्थव्यवस्था में सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। सही कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे भी सत्य को चुनना है। वर्ष 1950 में योजना आयोग की स्थापना के साथ ही पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। दूसरा है, भारत में शुरू की गई पंचवर्षीय योजना संयुक्त राज्य अमेरिका के पंचवर्षीय योजनाओं से प्रेरित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। भारत में शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में शामिल था। यहाँ पे भी सही उत्तर को चुनना है। तो कौन कौन शामिल था? 1, 2, 3 और 4। ये क्या था? सभी शामिल था। समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे असत्य कथन को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं, समृद्धि का अर्थ देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि से है। दूसरा है, अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निरंतर वृद्धि को माना गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण में शामिल है। तो ये शामिल है, ए और बी दोनों शामिल है। नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और दूसरा हो जाएगा सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है और यहाँ पे असत्य को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। भारत में शुरू किया गया भू सुधार पद्धति के उद्देश्यों में शामिल था। यहाँ पे भी सत्य कथन को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। बिचौलियों के उन्मूलन तथा वास्तविक कृषियों को भूमि का स्वामी बनाना। और दूसरा हो जाएगा, बड़े भूस्वामियों के लिए भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य यहाँ पे चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। हरित क्रांति से पहले चरण में HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया है। और तीसरा हो जाएगा, हरित क्रांति के द्वितीय चरण में HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों का लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणित अधिशेष क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश। हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे क्या सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमतों में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई। और दूसरा हो जाएगा, हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमतों में कमी के कारण निम्न आय वाले वर्गों को लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो ए, केवल 1 हो जाएगा। भारत में 1950 से 90 की अवधि में यद्यपि जीडीपी में कृषि के अंशदान में तो भारी कमी आई है, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य को यहाँ पे चयन करना है।
तो इसमें असत्य है ऑप्शन नंबर सी 1, 3 एंड 4। 1, ऑप्शन 3 और 4 क्या है, असत्य है। भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1998 भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1958 को अंगीकार किया गया था। दूसरा है औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों के वर्गीकरण में प्रथम वर्ग उद्योग शामिल किए गए थे जो निजी स्वामित्व के थे। और तीसरा हो जाएगा औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों में वर्गीकरण द्वितीय वर्ग में वे उद्योग शामिल किए गए थे जो सार्वजनिक स्वामित्व के थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न कथनों पर विचार करें और कथन सत्य को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं एक सत्य है और नहीं दो सत्य है। ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योगों का प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से वर्ष 1956 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति का गठन हुआ था। लघु उद्योगों की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों के लिए या दिए जाने वाले न्यूनतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयात के बदले घरेलू उत्पादन के दौरान घरेलू बाजार में वस्तुओं की पूर्ति करना। औद्योगिक विकास पर विभिन्न नीतियों के पड़ने वाले अभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को यहाँ पे चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो एक और न ही दो। औद्योगिक क्षेत्रक द्वारा प्रदत्त जीडीपी का अनुपात 1950 से 51 में 13% से बढ़कर 1990 से 99 में 26% हो गया। 50 से 51 में 1990 से 99 की अवधि के दौरान भारतीय उद्योगों केवल सूती वस्त्र और पटसन तक ही सीमित था। 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। इस समय भारत में आए आर्थिक संकट का मुख्य कारण अकुशल प्रबंधन था। नई आर्थिक नीति 1991 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों क्या है, सत्य है। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को मानते हुए की थी। दूसरा है, इस नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना तथा फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। नई आर्थिक नीति 1991 के तहत समस्त नीतियों को स्थायित्वकारी और एवं संरचनात्मक सुधार के उपाय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे भी सत्य कथन को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्थायित्वकारी उपाय दीर्घकालिक उपाय है। संरचनात्मक सुधार उपाय अल्पकालिक होते हैं। स्थायित्वकारी उपाय का उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों की अनियमितताओं को दूर कर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को संवर्धित करना। और लास्ट है, संरचनात्मक उपाय का उद्देश्य भुगतान संतुलन में आ गई कुछ त्रुटियों को दूर करना और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना था। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति 1991 के बाद भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया में औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण किया गया। इसमें भारत क्या क्या बदलाव हुआ?
सत्य कथन का चयन करना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारत के वित्तीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे भी सही कथन को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3। वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित हैं। तीसरा हो जाएगा विदेशी निवेश संस्थाओं तथा व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को उदारीकरण के कारण भारतीय वित्तीय बाजार में निवेश की अनुमति मिल गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। तो सही कथन 1 और 2 दोनों हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं, और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है ऑप्शन नंबर ए, इस प्रक्रिया से मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश का आयात कम तथा निर्यात बढ़ जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन हो जाएगा युआंग, कोरिया हो जाएगा कोरियाई वोन, जापान हो जाएगा येन, सिंगापुर हो जाएगा डॉलर, और जर्मनी हो जाएगा यूरो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवरत्न भारत संचार निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न है, किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग कहलाता है? निजीकरण, ऑप्शन नंबर बी। निम्न भारतीय कंपनियों के संबंध में विचार करें। उपयुक्त में से कौन सी कंपनी विदेशों में भी कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। टाटा स्टील, HCL, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। निम्न कथनों पर विचार करना है, और यहाँ पे भी सही कथन को चुनना है। व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि का प्रवर्ती अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1950 में की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है यहाँ पे उसको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 क्या है? सही है। चीन की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1998 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किए जाने का उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना था। चीन में कम्यून पद्धति के अंतर्गत लोग समूह रूप से उद्योगों में कार्य करते थे। सही को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को यहाँ पे चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और दोनों क्या है? असत्य हैं। चीन सबसे बड़ा राष्ट्र है एवं चीन की जनसंख्या का घनत्व भारत और पाकिस्तान से अधिक है। चीन और पाकिस्तान की तुलना में भारत की संख्या वृद्धि अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। पाकिस्तान का जीडीपी भारत के जीडीपी के लगभग 11% है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा नहीं है? कूट के माध्यम से बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रतिषेधी आयु विज्ञान, स्वच्छ पेयजल पर खर्च, सामाजिक आयुर्विज्ञान, चिकित्सीय आयुर्विज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें, कथन सत्य को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2।
चीन एवं मसलाकृति तथा जलवायु दशाओं के कारण कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र अपेक्षाकृत कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 10% है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की उपार्जन क्षमता का संवर्धन निम्न में से कौन करता है? सही कथन को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। प्रशिक्षण, श्रम बाजार की जानकारी, प्रवसन और स्वास्थ्य। विकासशील देशों में मानव पूंजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे असत्य कथन को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही का चयन करें। मानव विकास का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है। मानव पूंजी के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं साध्य भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। अवशोषी क्षमता का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है यहाँ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। ओजोन अपक्षय की समस्या का कारण समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के ऊंचे स्तर से है। और दूसरा हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उपयोग रेफ्रिजरेटर में होता है। निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है उसका चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और दोनों। वैश्विक उष्णता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या है, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य नहीं है इसे बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 क्या है, सत्य नहीं है। अपिको आंदोलन तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या है, सत्य है। भारत में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि केवल 0.06 हेक्टेयर है। भारत में बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रति व्यक्ति जंगल भूमि 0.47 हेक्टेयर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। भारत में विभिन्न राज्य स्तरीय प्रदूषण बोर्ड सरकारों को जल प्रदूषण के रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए जलधाराओं द्वारा नदियों और कुओं की स्वच्छता के संवर्धन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। सही को चुनना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। UNCED का पूर्ण विस्तार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही नहीं है उसको बताना है। किसी देश में 2 वर्षों में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, ये सही है। और आयात एवं निर्यात के संबंध में किसी देश का निवल अर्जन धनात्मक हो सकता है, निर्यात का मूल्य आयात की अपेक्षा कम हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, आयात एवं निर्यात के संबंध में किसी देश का निवल अर्जन शून्य हो सकता है जब आयात एवं निर्यात का मूल्य समान हो। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही को चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। निम्न कथनों पर विचार करिए और सही कथन को चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 क्या है, सही है। 1894 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के वायसराय विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस थे। कथनों पर विचार करिए और असत्य कथन को चुनिए। थर्मल और हाइड्रो पावर का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। तो न तो 1 और न ही 2।
नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही बताना है। यहाँ पे सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2, 3 क्या है? सही है। स्थापना वर्ष 1982 में संपूर्ण ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था के समन्वय में एक शीर्ष संस्था है। सामाजिक बैंकिंग का उदाहरण है। स्वयं सहायता समूह SHG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों। इसके द्वारा ग्रामीण शाख का प्रादुर्भाव हुआ और दूसरा है इसके द्वारा ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है। कृषि विपणन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 और 5। अगला प्रश्न है, ग्रामीण बैंक संस्थागत संरचना निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 क्या है? सभी सम्मिलित है। अगला प्रश्न है हमारा, 2020 में भारतीय संसद द्वारा 3 कृषि कानून मुख्य रूप से किस संबंध में पारित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि विपणन से। अगला प्रश्न है, तन्वा नामक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही को क्या करना है? यहाँ पे चुनना है। तो ना तो 1 और ना ही 2। यह कर्नाटक के प्रारंभ में किया गया। यह महिला तथा पुरुषों को नवीनतम कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए प्रारंभ में की गई। अगला प्रश्न है, गैर कृषि अर्थतंत्र के गतिशील अपघटों में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं? कूट के माध्यम से बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3, 4। फसल सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर बी, द्वितीय। जैविक कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही को बताना है। तो 1, 2 और 3 क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर डी। जैविक खेती और निवेश प्रतिफल अधिक मिलता है। रासायनिक आगतों उत्पादित खाद की तुलना में जैविक विधि से भोज्य पदार्थों में पोषक तत्व अधिक होते हैं और जैविक खेती में श्रम आगतों का प्रयोग परंपरागत कृषि की अपेक्षा अधिक होती है। केंद्रीय कपास शोध संस्था कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में। निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों क्या है? असत्य है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई डडोजी है। द लैंड सिस्टम ऑफ इंडिया ब्रिटिश पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही को बताइए। कुटुंब श्री पश्चिम बंगाल में चलाया जा रहा एक सामुदायिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की निर्धनता निवारण करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित तापस मजूमदार समिति किससे संबंधित है? तो शिक्षा से। कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो इसका सही कथन क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्री उसे बेरोजगार कहते हैं जो पूरे दिन की अवधि में 3 घंटे का रोजगार भी नहीं पा सकता। भारत में कृषि में फैली बेरोजगारी को अर्थशास्त्री संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो सही कथन हो जाएगा केवल 1। सभी सार्वजनिक क्षेत्रक प्रतिष्ठान संगठित क्षेत्र माने जाते हैं। कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों को अवसर लागत बहुत अधिक होती है। गरीब और अकाल पुस्तक के लेखक
पीसी महालनोबिस हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। शिक्षा के संबंध में सही कथन को चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। केंद्र सरकार शिक्षा उपकर लगाती है जिससे प्राप्त राजस्व को प्राथमिक शिक्षा पर व्यय हेतु सुरक्षित रखा जाता है। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन को चुनें। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है, असत्य है, क्या है, असत्य है। एडवर्ड बारबियर ने भावी पीढ़ी को संरक्षित करने पर जोर दिया। ब्रूटलैंड कमीशन ने धारणीय विकास की परिभाषा बुनियादी स्तर पर गरीब के जीवन में भौतिक मानकों को ऊंचा उठाने के संदर्भ में दी। मानव सर्वहारा संस्कृति क्रांति का आरंभ किया था, तो ऑप्शन नंबर सी, माओ ने किया था। मिथाइल क्लोरोफॉर्म कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्रिक्लोरोथेन को कहा जाता है। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कौन सा है उसको चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। प्रथम सूचना रिपोर्ट शब्द भारतीय दंड संहिता आईपीसी में निर्दिष्ट नहीं है। तीसरा है जनरल डायरी जीडी के एक आंतरिक पुलिस रिकॉर्ड है जिसे शिकायतकर्ता को प्रदान करना आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही को बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1। अधिनियम के तहत केंद्रीय सरकार को संगठनों को आतंकवादी संस्थाओं के रूप में नामित करने का व्यापक अधिकार दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। निम्न कथनों पर विचार करें। पंचमेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत और नेपाल के बीच महाकाली संधि के हिस्से के रूप में विकसित की जा रही है। दूसरा है परियोजना का मुख्य कारण दोनों देशों के बीच सीमा का सीमांकन करना है, सही को बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। निम्नलिखित में से किसने स्टीडफास्ट डिफेंडर के नाम से जाना जाने वाला सैन्य अभ्यास आयोजित किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो। अगला प्रश्न है हमारा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU मुख्य रूप में से किसके लिए जिम्मेदार है, तो यह खगोलीय पिंडों के लिए मानक और वर्गीकरण स्थापित करना। अगला प्रश्न है हमारा वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। निम्न में से कौन सा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी NIPUN भारत मिशन का उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को आवश्यक पढ़ने समझने और बुनियादी गणित कौशल से लैस करे। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम FMBAP है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ के जोखिमों का प्रबंधन करना और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा करना। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन में के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन MCA13 ने हाल ही में सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुव्यवस्थित करने और उन्हें सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र MFN के आधार पर लागू करने के उद्देश्य से नए नियम लागू किए हैं। निम्न में से कौन सा देश के लिए नियमों का निहितार्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी सदस्य देशों को अन्य देशों की सेवा
प्रदाताओं को समान स्तर बाजार पहुंच प्रदान करनी चाहिए। हाल ही में समाचारों में देखी गई टीवी सोमनाथन समिति उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न क्षेत्रों में एक समान नो योर कस्टमर KYC मानदंडों को सुव्यवस्थित और अंतिम रूप देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के गार्भनी GA2 AI मॉडल का उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की उम्र का सटीक निर्धारण करना। आइलैंड ऑन द एयर IOTA अभियान कार्यक्रम हाल ही में खबरों में देखा गया था, यह किससे संबंधित है? तो यह दुनिया भर के द्वीपों पर शौकिया रेडियो ऑपरेटरों को स्टेशनों से जोड़ना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश में डेंगू बुखार की तेजी से बढ़ते मामले के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है पेरू में। ऑप्शन नंबर ए। विश्व की पहली वैदिक घड़ी भारत की किस राज्य में स्थापित की गई है? तो यह मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन निकोल लोफ्टी ईटन। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह कब किया जाएगा? तो यहाँ गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी, कहाँ किया जाएगा स्थापित? हाल ही में चर्चा में रही मेलानो चलामिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है एक समुद्री प्रजापति। ऑप्शन नंबर बी। भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलेशिया। ऑप्शन नंबर बी। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह ऑप्शन नंबर ए, यूनेप के द्वारा, UNEP के द्वारा। तो आज का हमारा 100 प्रश्न जो है वो कंप्लीट होता है। इसी तरह वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।